नमस्कार साथियों, आज हमारी सीईटी और हरियाणा पुलिस की 5वीं क्लास है। चौथी वो जिक्की और ना कराई, उन्हें अलग अलग कर दी दोनों। सुरेंद्र ना कराई कल ज्योग्राफी ना कराई थी जिक्के, तो वह चौथी क्लास थी। देखो हमारा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं ये बताओ। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। उसके बाद विषम संख्याएं, ओड नंबर जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 1, 3, 5, 7। उसके बाद सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या होती है। अच्छा भाई, तब हमें मानना पड़े भाई प्राकृत संख्याएं कौन सी मानने, तो जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्याएं x जमा 1, x जमा 2, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं क्योंकि इनमें एक एक अंतर होता है। यदि हमें विषम संख्याएं माननी पड़े तो जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है उसको x से डिनोट करते हैं। इनमें अंतर वही 2 का अंतर है। तो नेक्स्ट होगी x + 2, x + 4, x + 6, ये सभी विषम संख्याएं होती है। यदि सम संख्याएं माननी पड़े तो जो संख्या 2 से स्टार्ट होती है उसको हम 2x मानते हैं। 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6, ये सभी सम संख्याएं होती हैं। पहले तो उतारो, ये इसकी कई बार आवश्यकता होती है हमें। देखो मैंने पहले दिन बता दिया था 90 दिन की लगातार क्लास लेनी पड़ेगी। एक क्लास छोड़ दी, इसका मतलब हमारी तैयारी अधूरी हो गई। देख सुनो, मैं कहूं कि 3 क्रमागत और विषम संख्याओं का योग यदि 87 है तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? देख, जो तुम्हारा पहला मेथड तो ये रहेगा कि यदि बड़ी संख्या पूछी है तो ऑप्शन बड़ी के रहेंगे। जैसे ये 4 ऑप्शन देंगे, 27, 29, 31, 33, ये 4 ऑप्शन दे दिया। ये विषम संख्या है, सारी ऑप्शन सारे विषम के ही हैं और बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी 27 मान लो या 29 मान लो या 31 मान लो या 33 मान लो। जैसे मान लो मैंने सी ऑप्शन उठा लिया, 31 बड़ी मान ली। 31 से छोटी विषम संख्या हो गई 29, इससे छोटी हो गई 27, 9 और 7 16 और 1 17 का 7, 1 3 2 5 2 8 87। तो केवल ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसका आंसर आएगा 31। ठीक है, जब भी 3, 5 विषम संख्याएं हो, सम संख्याएं हो, प्राकृत संख्याएं हो। दूसरा इसका तरीका है विषम संख्याओं का योग है। विषम संख्या वी नो दैट विषम संख्या पहली होती है x, x + 2, x + 4, 3 हो गई और तीनों का योग हो गया बराबर 87। यहां से x का मान निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है इसका, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, चाहे प्राकृत हो। यदि बड़ी संख्या निकालनी है तो केवल 1 सेकंड में कैसे निकालोगे? s/n जमा n-1। वेयर s क्या है? s है सम ऑफ यानी कि इनका जोड़, n है नंबर ऑफ नंबर्स, कितनी संख्या है। जैसे s की जगह लिख दिया मैंने 87, जोड़ है 87, n नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं टोटल 3, प्लस n की जगह 3 - 1, ये हो गया 3 दूनी 6, 29, प्लस 3 में 1 गया 2 बचेगा, तो बड़ी संख्या क्या आएगी? ये तीसरा तरीका है। एक तरीका ऑप्शन का, x का, और ये बड़ी संख्या निकालनी है तो ये तरीका याद रखना। और यदि छोटी संख्या निकालनी है तो s/n तो रहेगा, लेकिन यहां जमा है तो छोटी संख्या जब भी पूछे तो माइनस कर देना। इनटू में तो वो n - 1 ही आएगा, एज इट इज आएगा।
छोटी संख्या से निकाल। एस क्या है? सम ऑफ यानी कि जोड़, एन कितनी संख्याएं हैं, बस उतारो इसको, सूत्र को उतारो, ये दो सूत्र उतार लो। विषम आओ चाहे प्राकृत आओ चाहे सम आओ। देख सुनो, 3 की बजाय मैं 5 लिखता हूं। 5 कर्मागत, देख कितनी जल्दी, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालता हूं। 5 कर्मागत विषम संख्याओं का योग 395 है और इनमें बड़ी बतानी है। क्वेश्चन देखते ही तुरंत दिमाग में आएगा एक तो ऑप्शन का तरीका, ऑप्शन में क्योंकि बड़े ऑप्शन रहेंगे तो जोड़ने में टाइम समय ज्यादा लगेगा। सिर्फ बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे, देखो बड़ी पूछी है या छोटी पूछी है, सिर्फ 1 सेकंड का आंसर है S/N। बड़ी में यहां जमा आएगा और छोटी यदि पूछे तो यहां माइनस आएगा, बस दैट इज आंसर। 1 सेकंड में आंसर। S की जगह क्या लिखूं, मुझे बोलो 395। N की जगह क्या लिखूं 5 और 5 - 1, बस 5 7 35 75 और 5 में 1 गया तो 4 79 ऑप्शन मिलेगा। ये तरीका होता है इसका। जरूर नहीं कि ये विषम ही हो, ये सम भी हो सकती है, प्राकृत भी हो सकती है, तीनों में यही सूत्र काम करे। ठीक है, क्लियर? जैसे मैं कहूं कि देखो, मैं कहूं कि 3 कर्मागत नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं और इन प्राकृत संख्याएं हैं, इनका जो वर्गों का योग है, वर्गों का योग 1325 है। इनमें बड़ी संख्या बतानी है या छोटी बतानी है या बीच की बतानी है। अब चूंकि 3 संख्याएं हैं, प्राकृत हैं और वर्गों का योग है। प्राकृत वी नो दैट, प्राकृत कौन सी होती हैं? 1 2 और 3, तीनों के वर्गों का योग और बराबर दे रखे हैं हमें 1325। यहां से जब इस स्टाइल में आंसर निकालेंगे तो समय 5 मिनट खराब होगा, क्योंकि ए जमा बी का वर्ग खोल लेंगे, ए जमा बी का वर्ग, फिर एक्स एक साइड में, संख्या एक साइड में, फिर हो सकता है फैक्टर बढ़ाने पड़े। तो इसका एक तरीका होता है, जब भी वर्गों का योग दिया जाता है, चाहे वो प्राकृत का हो, चाहे विषम का हो, चाहे सम का हो, डायरेक्ट S/N करना है। डायरेक्ट ये तरीका याद रखना है। S सम ऑफ क्या दे रखा है 1325, N नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 3, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, ये किसी संख्या का वर्ग होगा। इसके नजदीक, जैसे जरूर नहीं कि पूरा कटे, यहां 442 बहे तो हम इसको 441 मान लेंगे, क्योंकि 441 किसका वर्ग होता है 21 का। तो ये जो आती है ये तो बीच की संख्या आती है, ये 21 का वर्ग हो गया। इससे छोटी यदि प्राकृत है तो लगातार है, इससे छोटी 20 हो गई और इससे बड़ी 22 हो गई। बड़ी पूछे तो हमारा आंसर 22 ऑप्शन मिलेगा, छोटी पूछे तो हमारा आंसर 20 मिलेगा, 20 की पूछे तो 21 मिलेगा। समझ गए? ये बीच की संख्या निकालेगा, ये तरीका होता है इसका। 441 21 का वर्ग होता है। तीन कर्मागत प्राकृत की बजाय मैं विषम कहता हूं, विषम संख्या है और इनके वर्गों का योग 217 है, 251 है। अब बताओ जल्दी से, आंसर निकालो शाबाश। ये विषम संख्या है, ओड नंबर है, 7 हो गया। तो वही है, S/N करेंगे ना, तो S 251, N क्या करेंगे 3, तो 3 8 24, 3
8 24, 1 बच गया, 3 3 9, तो 83 किसी का वर्ग नहीं होता, इसको हम 81 मान लेंगे क्योंकि 81 9 का वर्ग होता है। और विषम संख्याएं हैं तो 9 से छोटी विषम 7 हो गई और 9 से बड़ी 11 हो गई, तो बड़ी पूछेंगे तो 11 आंसर और छोटी पूछेंगे तो 7 आंसर। 83 को 81 बनाएंगे, नजदीक लेंगे। समझ में आएगी ना? बताओ 81 किसका वर्ग होता है? 9 का, तो 9 आएगी, बीच की आएगी। और प्राकृत होती तो ये लगातार ली थी हमने, और विषम है तो विषम में 2 2 का अंतर होता है, 2 का भाग नहीं जाता। 9 से छोटी विषम 7 होती है क्योंकि 8 तो सम संख्या हो गए। ऐसे लिखो, किसी संख्या का 2/3 का 1/3 का 3/4 का 3/5 यदि 200 है, वह संख्या क्या है? इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसको है ना इसमें समय खराब नहीं करना, इसको डायरेक्ट ऐसे करना है। संख्या का मतलब गुणा होता है। संख्या x मान लो, का मतलब गुणा, 2/3 2/3, फिर का 1/3 1/3, का 3/4 3/4, का 3/5 यदि बराबर 200 है। संख्या निकालेंगे तो मैंने बताया था, जमा उधर माइनस में जाएगा, माइनस जमा में जाएगा, गुणा उधर भाग में जाएगा, भाग उधर गुणा में जाएगा। x निकालेंगे तो बराबर 200। ये जो नीचे है ना 3 3 4 और 5, ये तो जाएगा गुणा में, भाग में है वो चीज़ तो, और जो गुणा में है वो नीचे आएगी। 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 3, और दैट इज संख्या। बस ऐसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। नीचे वाले ऊपर भेजने हैं, ऊपर वाले नीचे भेजने हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। बेटा समझ में आएगा ना? ये बताओ पहले तो। आ गया बिल्कुल? संख्या जाएगी है काटते ही। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक संख्या 52 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है। बावन से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है। कोई संख्या है वो 52 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है। ऐसे लिखो, इस प्रकार के प्रश्न में दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है, क्योंकि 62 एक ऐसी संख्या हो गई जो 52 से 10 अधिक है और 72 से 10 कम है। तो ऐसे लिखो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी टकराए, तो दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। 52 + 72 अपॉन 2। क्लियर? कितनी आ गई? 62, क्योंकि 52 से 10 अधिक हो गई, 72 से 10 कम हो गई। एक इस तरह के क्वेश्चन आए ना, देखो इसको समझना, रटना मत। 2 संख्याओं का योग 34 है और इनके जो वर्ग हैं और इनके वर्गों का योग 650 है।
तो इनमें छोटी संख्या क्या है या कहेंगे बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन दे दिया हमें 11, 13, 15 और 17, 4 ऑप्शन दे दिया। देखिए एक तो ये एक्स से निकलेंगे, एक ये निकलेंगे ऑप्शन से। जब दो संख्याओं का हमें योग दे रखे है 34 है, जब दो संख्याओं का योग दे रखे है 34 है और छोटी संख्या निकालनी है, तो ये जो ऑप्शन है ये छोटी संख्या क्या है। हमने छोटी संख्या 11 मान ली, तो बड़ी हो गई 23, क्योंकि जब दोनों का योग 34 है और एक संख्या 11 है तो टोटल योग में से संख्या घटाएंगे तो दूसरी संख्या आएगी। यदि दो संख्याओं का योग 10 है और एक संख्या 7 है तो दूसरी आएगी 3, क्योंकि 10 में से हमने 7 घटा दिए। तो एक संख्या है टोटल योग में से घटाओगे दूसरी अपने आप आ जाएगी। हमने ये 11 कहां से लिया, ऑप्शन से उठा लिया। दोनों का योग 34 है। यदि कंडीशन दूसरी कंडीशन यदि फुलफिल करती है, यदि दूसरी कंडीशन इस पर लगती है तो दैट इज आंसर। इनके वर्गों का योग 650 है, इसका वर्ग हो गया 121, इसका वर्ग हो गया 529। यदि दोनों का योग 650 आता है जब तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज गलत है। फिर ऑप्शन उठाएंगे 13, फिर उठाएंगे 15। दोनों का जोड़ 34, दोनों के वर्गों का योग 650 और 650 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट है 11। अब दूसरा तरीका बताऊं। टोटल जोड़ 34, एक संख्या x, दूसरी संख्या 34 माइनस x, इसका वर्ग और इसका वर्ग, और दोनों वर्गों का जोड़ बराबर 650। यहां से 5 मिनट का समय लगेगा कम से कम। जब x की वैल्यू निकालोगे तो 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहां a माइनस बी का वर्ग खोलोगे, उसके बाद x एक साइड करोगे संख्या, और फिर भी आंसर निकलना 11 ही है। फिर क्या क्यों टाइम खराब करना। ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में कोई भिन्न है, भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। और जब हर होता है, हर में एक जोड़ते हैं तो 1/3 हो जाती है। तो बताओ वह भिन्न क्या है। जैसे इस तरह ऑप्शन देंगे। देखो भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर होती है। हाँ, भिन्न होती है अंश बटा हर। हमेशा दो कंडीशन मिलेंगी तुम्हें, कभी तो अंश में जोड़ने को कहेंगे, कभी घटाने को कहेंगे। जैसे मान लो ऑप्शन उठाया आपने, 3/8 उठाया, ऑप्शन उठाना है, x नहीं मानना ना y मानना, भिन्न ऑप्शन उठाना है। ये बी ऑप्शन पे 3/8 है। पहली कंडीशन में कहता है कि अंश में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। अंश होता है ऊपर वाला, एक जोड़ने पर 1/2 हो जाता है और वास्तव में हो जाता है, तो दैट इज आंसर। एक कंडीशन लग गई, इसका मतलब दूसरी उसी पे लगेगी। दूसरी लगा के देख लो कि भिन्न आपने 3/8 मान रखी है। यदि हर में इसके नीचे एक जोड़ते हैं तो 1/3 हो जाता है और वास्तव में 1/3 हो जाता है। इसका मतलब हमारी भिन्न आ गई 3/8। या फिर x/y मानोगे, इसमें एक जोड़ के बराबर 1/2 एक समीकरण बनेगा, इसमें एक जोड़कर 1/3 दूसरा समीकरण बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x y का मान निकालोगे, 5 मिनट खराब होंगी। सिर्फ ऑप्शन का प्रयोग करो, दोनों कंडीशन लगा दो, जिस पे भी कंडीशन लगेगी वही हमारा आंसर होगा। बेटा समझ में आएगा ना। अंश में हो सकता है जोड़ने को कहें, घटाने को कहें। अंश में एक जोड़ दिया, 3 में एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ दिया, 8 में एक जोड़ दिया। ये कंडीशन 1/2 के बराबर आएगी, ये कंडीशन 1/3 के बराबर आएगी। दोनों कंडीशन जिस ऑप्शन पे लग गया वही हमारा आंसर है। सारे ऑप्शन उठा के नहीं देखने, मन में ही सोच लेना है कि 5/6 यदि उठाएंगे तो अंश में एक जोड़ेंगे तो 6/6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जबकि आना 1/2। फिर ये ऑप्शन उठाएंगे। फिर तो ऐसे
बगैर कंडीशन लगाए कर दोगे सवाल ये। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, यदि किसी भिन्न कोई अंश है, कोई भिन्न है और भिन्न के अंश में यदि 20% वृद्धि करते हैं और उसका जो हर है, हर में 25% कमी करते हैं, तो जो भिन्न बन जाती है वो 3/5 हो जाती है। वास्तविक भिन्न क्या है? वास्तविक भिन्न क्या है? अंश में 20% वृद्धि करते हैं और हर में 25% कमी करते हैं, तो भिन्न 3/5 हो जाती है। वास्तविक भिन्न क्या है? देखो भिन्न क्या होती है ये बताओ। भिन्न होती है x/y होती है। ऊपर जो होता है वो होता है अंश और नीचे होता है वो होता है हर। अब ये कह रहा है कि अंश में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, और वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़ना है और कमी का मतलब होता है 100 में घटाना है। तो जो ऊपर अंश है 20% वृद्धि का मतलब 120 कर दो और उसके हर में 25% कमी का मतलब 75 कर दो, तो ये बराबर जो भिन्न है ये 3/5 हो जाती है। x/y निकालना है तो ये 3/5 हो जाती है। ये 75 जो अपोन में है ये ऊपर जाएंगे और जो 120 गुणा में है ये अपोन में भाग में आएगा। 5 15 5 75 और 15 8 120, तो वास्तव में भिन्न क्या थी हमारी 3। ये ऐसे निकालना है। जहां कमी 100 में घटा दो, जहां वृद्धि 100 में जोड़ दो। बेटा दो भाई, अब सुनो, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास 120 रुपए है और मैं कहूं कि 120 रुपए में 20% वृद्धि करके बताओ कितने हो गए। 120 रुपए में 20% वृद्धि करके बताओ क्या हो गया। या तो इसका 20% निकालो, जैसे 120 है, इसका 20% निकालोगे तो इसका 20% आ गया तुम्हारे पास 12 दूनी 24, तो इसमें 24 रुपए बढ़ गए तो कितने हो गए 144 हो गए। तो जब भी वृद्धि करनी पड़े या कमी करनी पड़े, कोई भी वैल्यू है, कोई भी मान है, रुपए है, अमाउंट है, कुछ भी है, जब भी उसमें वृद्धि करनी पड़े तो वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ना है और कमी का मतलब 100 में घटाना है। वृद्धि करनी है तो 20 को 100 में जोड़ेंगे तो 120 और अपॉन 100, तो वही तुम्हारे एक ही कंडीशन में 12 का वर्ग 144। मोटी बात यह है कि डबल कंडीशन ना लगा के डायरेक्ट यदि कमी करनी पड़े, यदि 20% में कमी करता हूं तो डायरेक्ट इसको क्या करोगे 80/100 करोगे। मोटी बात यह है, मैं कहूं कि यदि कोई संख्या है, किसी संख्या में 87% कमी की जाए तो उसका जो मान है वो 300 हो जाता है। उसका मान 300 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। अब एक बात सुनो, कोई संख्या है, इसमें 87% कमी कर दी, कभी 37.5% वृद्धि करेंगे, कभी कमी करेंगे, तो संख्या मैंने मान ली वो संख्या x है। 87% कमी की है, मैंने बताया था कमी यदि करे तो 100 में घटाना है और वृद्धि करे तो 100 में जोड़ना है। 100 में से 87 घटाओगे तो 12.5% बच गया। ये बराबर किसके आ जाता है 300 के। x गुणा, अब 12.5 करोगे तो पॉइंट का मतलब 10 और परसेंट का मतलब 100 बराबर 300। x निकालोगे तो बराबर 300, ये 1000 जो अपोन में है ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 125 गुणा में है ये आएगा अपोन में, और 125 8 1000, तो वह संख्या 2400 आएगी। ऐसे निकालें। जब भी कमी करें तो घटा के लिखना है और वृद्धि करें तो जोड़ के लिखना है। अगर वृद्धि होती ना तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। मान ले 37.5% वृद्धि कर दे तो 137.5 हो जाता।
क्यों भी अमन? देखो एक जैसे मैं लिखूं 7 8 9 5 4 3 2, जैसे ये लिख दी मैंने, एक संख्या लिख दे, कोई भी संख्या लिख दे, और या तो पूछेंगे इसका अंकित मान क्या है, या पूछेंगे इसका फेस मान क्या है, या पूछेंगे इसका स्थानीय मान क्या है, या पूछेंगे इसका लोकल मान क्या है। 4 मान हैं, कभी लोकल मान पूछेंगे, कभी स्थानीय मान, कभी अंकित मान, कभी। एक तो अंकित मान जब भी पूछे तो जो अंकित मान होता है ये वास्तविक मान होता है। तो अंकित मान, किसी भी अंक का अंकित मान पूछे तो वो स्वयं वैसा अंक ही होता है। जैसे मान लो 5 का अंकित मान पूछा तो 5 ही रहता है, 2 का पूछे तो 2 ही रहेगा, 9 का पूछे 9 ही रहेगा, 8 का पूछे 8 ही रहेगा, 7 का पूछे। अंकित मान तो वही मान होता है जो वास्तविक मान होता है। लिख लो ये बात, अंकित मान तो वही अंक होता है जो वास्तविक मान होता है। अंकित मान तो वही मान होता है जो वास्तविक मान होता है। अंकित मान तो वही मान होता है जो वास्तविक मान होता है। अब सुनो, फेस मान और स्थानीय मान सेम होता है। स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं, जो फेस वैल्यू बोलते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान और फेस मान एक ही होता है। 1 का स्थानीय मान और फेस मान एक ही रहेगा, 2 का स्थानीय मान और फेस मान 20 रहेगा, 3 का स्थानीय मान 300 रहेगा, 4 का कितने अंक है 1 2 3, तो 4 के आगे 3 जीरो लगाओ, 5 के आगे कितने जीरो लगाओगे, ये होता है स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, 2 2 4 2 6 जीरो लगा देंगे, हो गया। स्थानीय मान और फेस मान यही होता है। अब बात आएगी लोकल मान की। तो लोकल मान कैसे निकालोगे, 1 का लोकल मान पूछे तो 1 ही बताना है, यदि 2 का लोकल मान पूछे तो 21 बताना है, 3 का लोकल मान पूछे तो 321 बताना है, 4 का लोकल मान पूछे तो 43 21 बताना है। ये लोकल मान होता है। बेटा पहले तो ये बताओ, ये चारों बात समझ में आई कि ना आ गई। ये फेस मान, लोकल मान, अंकित मान। अब सुनो, एक थोड़े से बड़े लेवल पे और पॉइंटों में आता है, जैसे क्वेश्चन जैसे ये आ गया, इसमें या तो फेस मान पूछेंगे, और फेस मान को ही क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। ये दोनों बातें एक है। तो इधर तो रुपए हो गए, इधर पैसे हो गए। रुपए तो अभी हम निकाल रहे थे, सेम वही, 2 का स्थानीय मान 2, 8 का 80, 7 का 700, ये तो रुपए हो गए। पैसों का जब भी स्थानीय मान निकालना हो, फेस मान निकालना हो, तो 4 का स्थानीय मान तुम्हें 4 ही बताना है। 3 का यदि स्थानीय मान पूछे तो 3 से इधर अंक गिनने, कितने अंक हैं, 1 अंक, तो 3/10 आएगा 3 का। 1 का पूछे तो 1 से इधर कितने अंक हैं, 1 2, तो इसका ये आएगा। दशमलव से इधर, और जिस अंक का पूछा है उससे इधर कितने अंक है, उतनी जीरो नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पैसों का ऐसे निकालते हैं। ये आते हैं स्टेट में, सी टेट में, कोई अध्यापक भर्ती में, जैसे उस तरह के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तुम्हारे तो सीधे सीधे पूछते हैं। अगर यहां 5 और होता तो 5 का स्थानीय मान कैसे बताते, ये बताओ। 5 अपॉन 1 2 3, 1 2 3 ये। और यदि अपॉन 100 ना हो, दशमलव लगाना हो तो कैसे लगाओगे, कितने अंक हैं, 1 2 3, 1 2 3 ये। जैसे इसमें कैसे लगाओगे, 2 जीरो है ना, 1 ये, इसमें 1 जीरो है ना, तो राइट हैंड की तरफ उतने अंक छोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान ले 7 अपॉन इतनी जीरो है, तो इसमें जीरो कैसे कैंसिल करोगे, कितनी जीरो हो गई, 2 4 5 हो गई,
तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे लगाते हैं। समझ गए? जितनी जीरो है राइट हैंड की तरफ उतने ही अंक छोड़ दिए जाते हैं। एक मैं कहूं कि 1 से 100 तक यदि मैं आपस में संख्याओं को गुणा करूं, इनको आपस में गुणा करूं, तो बताओ कितनी जीरो आएंगे, कितनी जीरो का प्रयोग होगा। तो सिर्फ ये देखना है कि ये संख्या कितनी है। टोटल संख्या है 100 और जीरो के लिए एक तो 5 का होना अनिवार्य है और एक 2 का होना अनिवार्य है। तो जितनी भी टोटल संख्याएं हैं हमेशा उसमें 5 का भाग देना है। 20 पंजूसों, और जब तक भाग देते रहो जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। अब 5 का भाग देने के बाद 4 आ गया तो 4 में 5 का भाग नहीं जाता, यही छोड़ दो इसको। तो इसमें 24 जीरो आएंगे, इनको जोड़ना है आपस में। जितनी भी संख्याएं 1 से 500, 1 से 1000, जब भी जीरो निकालनी है तो उसका ये तरीका होता है, 5 का भाग देना है और जब तक भाग देते रहो जब तक 5 से छोटा आ जाए। क्योंकि अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता, यही छोड़ दो इसको। जैसे मान लो 1 से 500 तक गुणा करता हूं मैं, ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले तो 500 में 5 का भाग देंगे, ये आ गया 100। फिर 100 में 5 का भाग देंगे, ये आ गया 20। फिर 20 में 5 का भाग देंगे, ये आ गए 4, और ये आ गए 124 जीरो आएंगे। 100, 20 और 4 जोड़ देंगे। पहले तो बताओ ईमानदारी समझ में आएगा ना, जीरो निकालना। आगे अब सुनो, अच्छा ये तो लगातार संख्या है। और जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 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 250, इसमें कितनी जीरो आएंगी। तो पहले तो सबसे पहले तो n का मान निकालना है। n का मतलब ये सारी सम संख्याएं हैं, इनमें 2 का अंतर है, 2 से 250 तक, तो 125 संख्या हो गई। वैसे अंतिम जो संख्या होती है इसमें जो इनका अंतर होता है इसका भाग दिया जाता है। अंतिम संख्या जैसे 250 है, अंतर इनमें 2 का है, तो n का मान 125 आ गया, तो ये संख्या 125 है। अब वही जीरो, कितनी जीरो आएंगी, तो 125 में हमेशा किसका भाग देते हैं, 5 का। 25, 25 में फिर 5 का, 5 पंजे 25, 5 में फिर 5 का, 5 एकम 5, तो ये 31 जीरो आएंगे। 25 और 5 30 और 1 31। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे निकालना है, पहले n निकालना है, n कितना है ना है बेटा समझ में। 125 ना समझ में आया। 2 से और 250 तक टोटल संख्याएं कितनी है भाई, इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो 2 से 250 तक ये टोटल 125 संख्याएं। जैसे अब तक 100 संख्याएं थी, 500 थी, तो मैंने तरीका बताया था कितनी जीरो आएंगी, हमेशा 5 का भाग देना है। 125 संख्याएं हैं, 5 का भाग दे दिया 25 आ गया, 25 में 5 का दे दिया 5 आ गया, 5 में 5 का दे दिया 1 आ गया। एक छोटी सी बात ये ध्यान और रखना कि जब भी केवल विषम संख्याएं आपस में गुणा करते हैं, 1 3 5 7 9 11, केवल और केवल विषम संख्याएं जब गुणा करते हैं तो इसमें कितनी जीरो आएंगे। तो ये ध्यान रखना, जब तक 5 के साथ 2 नहीं होगा, जब तक एक भी जीरो नहीं आएगी। तो विषम संख्याओं को गुणा करते हैं तो एक भी जीरो नहीं आती कभी भी, ठीक है। इनको कितनी बड़ी संख्या ले लो, विषम संख्याएं लगातार कर लो, अलग अलग कर लो, लेकिन जब तक 5 के साथ 2 नहीं आएगा, जब तक एक भी जीरो नहीं आएगी। तो ऐसे लिख लो, विषम संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो एक भी जीरो का प्रयोग नहीं होता। विषम संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो एक भी जीरो का प्रयोग नहीं होता। और बेटा एक और छोटी सी बात ध्यान रखना
कि जैसे एक फैक्टोरिज्म आता है, ऐसे ऐसे आता है कि इसमें कितनी जीरो आएंगी। देख मेरी बात सुनो, जीरो कितनी जीरो आएंगी, इसका मतलब ये होता है, ये जो सिंबल होता है फैक्टोरिज्म होता है, ये होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा गुणा लगातार गुणा करके 187 तक गुणा है, ये गुणा है। अब इसमें कितनी जीरो आएंगी, तो वही तरीका लगाएंगे, जो टोटल नंबर है ना 187 है, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 3 15, 3 बच गए, 5 7 35, 37 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 7 35, 7 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 1 कम 5, इसमें 45 जीरो आएंगे। भागफल लेना है, शेषफल नहीं लेना। जैसे कहोगे ये पूरा नहीं कटता, मत कटो, 5 1 कम 5, ये भागफल ले लिया मैंने सिर्फ, बस शेषफल छोड़ दो। समझ में आ गया? इस तरह क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे। उतारोगे कि मिटा दो? देख सुनो, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जैसे यही दे दिया मैंने, मैं यदि 5 की पावर n का पूरा भाग जाता है, ये एसएससी सीजीएल में आता है इस तरह का क्वेश्चन। 5 की पावर n का पूरा भाग जाता है तो n का मान बताओ, n का मान बताओ। 5 की पावर n का पूरा भाग जाता है तो n का मान बताओ। देख सुनो, 187 में सबसे पहले तो 5 का भाग देना है, फिर 187 में 5 की पावर 2 का भाग देना है, फिर 187 में 5 की पावर 3 का भाग देना है, और 187 में 5 की पावर 4 का भाग जाता नहीं, क्योंकि 5 की 4 625 होता है, 625 का भाग इसमें जाता नहीं, ये छोटी रह जाती है। तो वहां तक भाग देना जहां तक भाग जाए। जैसे 5 की 3 125 है, भाग जाता है। अब 5 का दोगे, 5 3 15, 5 7 35, 25 का दोगे, 25 7 175, 125 का दोगे, 125 से कम 125, तो ये 45 जीरो आएंगे, यानी कि n का मान 45 आएगा। समझ में आएगी ना? 5 की वैल्यू ये जरूर नहीं कि 5 ही रहे, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन 7 की 1, 7 की 2, 7 की, यानी कि जहां तक भाग जाता है ये संख्या देखने कितनी बड़ी है। अब 125 का तो दे सकते हैं, लेकिन 625 का नहीं दे सकते, वहीं छोड़ दो उसको, वो n का मान आएगा। ये एसएससी जैसे सीजीएल सीपीओ इस तरह के एग्जाम में आता है। एक छोटी सी बात केवल 1 मिनट की बताऊंगा, 1 मिनट में ही क्लियर होगी। जैसे मैं कहूं कि 3178 की पावर 197 में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। अब मेरी बात सुनो, इकाई का अंक कह सकते हैं, अंतिम अंक कह सकते हैं, अंतिम अंक कह सकते हैं, या फिर एक एक कह सकते हैं, एक एक, यानी कि 3178 को 197 बार जब हम गुणा करते हैं, 197 बार या 197 बार इसको गुणा करें आपस में, तो अंत में अंक कितना आएगा। एक ही तरीका होता है कि हमेशा घात में 4 का भाग देना है, हमेशा 4 का देना है। 4 चौका 16, 4 निम 36, जो भी शेष बचता है, चाहे 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, इसको इकाई के अंक की घात बनानी है। 8 की पावर 1 करेंगे तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 8 ही आएगा। यदि यहाँ रिमाइंडर 2 बचता है, शेष 2 बचता है, तो इस 2 को 8 की पावर 2 करेंगे, 64 इकाई का अंक बताएंगे 4। यदि यहाँ 3 बचता है तो 8 की पावर करेंगे 3, तो 8 की 3 होती 512, इकाई का अंक आएगा 2। यदि यहाँ 0 बचता है, क्योंकि 4 तो बचेगा नहीं, 4 का भाग दे रहे हैं, तो या तो 0 बचेगा या 1 या 2 या 3, बस इससे ज़्यादा कुछ बच नहीं सकता, क्योंकि भाग ही 4 का दे रहे हैं, 4 तो बच ही नहीं सकता, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यदि यहाँ 0 शेष बचता है तो जो इकाई का अंक है इसकी पावर 4 करनी है,
ये ध्यान रखना है, इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। जब 1 बचता है तो 1 पावर बनानी है, 2 बचे तो 2 पावर करनी है, 3 बचे तो 3 पावर करनी है, और 0 बचे तो 4 पावर करनी है। समझ में आएगी ना बात? बताओ, लिख लो। इकाई का अंक निकालने के लिए, इकाई का अंक निकालने के लिए दी गई घात में 4 का भाग दिया जाता है, दी गई घात में 4 का भाग दिया जाता है, और प्राप्त होने वाले शेष को, प्राप्त होने वाले शेष को इकाई के अंक की घात बनाई जाती है। प्राप्त होने वाले शेष को इकाई के अंक की घात बनाई जाती है। प्राप्त होने वाले शेष को इकाई के अंक की घात बनाई जाती है। सुनो, एक बार नू लिख लो। यदि 0 शेष बचे तो पावर के रूप में 4 लिया जाता है। यह ध्यान रह जाएगी हर बात। यदि शेष 0 बचे तो जो घात है 4 ली जाती है। इकाई के अंक की जो घात लेंगे वो पावर 4 के रूप में लेंगे। एक क्वेश्चन और करता हूं छोटा सा। जैसे मान लो इसमें इकाई का अंक बताना है। देखो, सबसे पहले जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे। क्या बच गया ये बताओ? 3। तो इसकी इकाई के अंक की पावर 3 लेंगे तो 343 3 ही आएगा। समझ में आई बेटा? अब फिर समझाऊं। शेष 1 बचो 1 लेंगे, 2 बचे 2 लेंगे, 3 बचे 3 लेंगे, 0 बचे 4 लेंगे, बस। और कुछ नहीं करना, हमेशा 4 का भाग देना है। छोटी सी बात है यार, घड़ी ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल।